हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सितंबर 2014 वाला पेपर लिया था। ये जो पेपर है ये फरवरी 2015 वाला है। जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? पहला है आकार, दूसरा है प्रतीक, तीसरा है दूरी और चौथा है दिशा। तो मानचित्रों का एक कौन सा घटक नहीं है ये पूछा गया है। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, प्रतीक, दूरी, दिशा। ये तीनों मानचित्र के घटक हैं, लेकिन आकार मानचित्र का घटक नहीं होता। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अपने कच्ची समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी आनत कोण कितना है? पहला है 23.5 अंश, दूसरा है 45 अंश, तीसरा है 66.5 अंश और चौथा है 90 अंश। तो प्रश्न में पूछा गया है कि अपने कच्छी समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है, यानी कि पृथ्वी की धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के समतल कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, 23.5 अंश। अब यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि जो पृथ्वी की धुरी है वह अपने कच्ची तल से कितने अंश का कोण बनाती है, तो वह बनाती है 66.5 अंश का। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है और ये अपने कच्ची तल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। कल इसी तरीके का प्रश्न कल वाले पेपर में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जनपद पंचायत के अंतर्गत पहला विकल्प है कई जिला परिषद होते हैं, दूसरा है कई नगरपालिका वार्ड होते हैं, तीसरा है कई ग्राम सभाएं होती हैं और चौथा है कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद या जिला स्तरीय पंचायत। अब इसमें पूछा गया है कि जनपद पंचायत के अंतर्गत, तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जनपद पंचायत क्या है? यह तहसील या तालुका या ब्लॉक स्तर पर स्थानीय सरकारी निकाय है। एक तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गांव विकास खंड बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। बी में लिखा है, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो इसमें जो ए लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं, ये सही है। लेकिन सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये गलत है। ए सही किंतु बी गलत, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो कलमकारी एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक प्रिंटेड सूती कपड़ा है जो इस्फहान और भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उत्पादित है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारत में कलमकारी कला की 2 विशिष्ट शैलियां हैं। पहली है श्रीकाल हस्ती शैली और दूसरी है मछलीपट्टनम शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? पहला है गोंड, दूसरा है माला इरूलर, तीसरा है भील और चौथा है भोटिया।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। पहला है गोंड, दूसरा है माला इरूलर, तीसरा है भील और चौथा है भोटिया। तो उत्तराखंड में संकेंद्रित है भोटिया, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो गोंड जनजाति है इसका संबंध है मध्य और दक्षिण भारत से। जो माला इरूलर जनजाति है इसका संबंध केरल से है, और भील जो जनजाति है इसका संबंध राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। पहला है कुषाण, दूसरा है पांड्य, तीसरा है चेर और चौथा है चोल। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ। ये जो विधियां थीं ये हजारों वर्षों तक गुप्त रहीं। चीन के कुछ लोग जो पैदल, घोड़े की पीठ और ऊंटों पर दूर दराज के देशों में गए, अपने साथ रेशम ले गए। उन्होंने जिन रास्तों का अनुसरण किया उन्हें सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के नाम से जाना जाने लगा। अब इसमें पूछा गया है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो वे थे कुषाण। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। उनकी सत्ता के दो प्रमुख केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी उनके राज्य में सम्मिलित था, तो ये भी याद रखिएगा। उनके शासन के दौरान सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से नीचे सिंधु नदी के मुहाने पर बंदरगाहों तक फैली हुई थी, जहां से रेशम को पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य में भेजा जाता था। तो ये जानकारी भी आवश्यक थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। ये जो पीडीएफ है इसी तरीके की मुझे प्राप्त हुई है, यहाँ से थोड़ा कट रहा है, लेकिन मैं पूरा पढ़ूंगी तो आप लोग सुनते जाइएगा। पहला विकल्प लिखा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। दूसरा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। तीसरा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। और चौथा है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। किस प्रकार बाध्य किया कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए लॉर्ड बेलेजली द्वारा उपयोग की जाने वाली सहायक हस्तक्षेप प्रणाली या गैर हस्तक्षेप नीति थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। और सहायक गठबंधन में शासकों को किसी भी अन्य शासक के साथ कोई भी बातचीत और संधियां करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें स्वतंत्र सशस्त्र बल रखने की भी अनुमति नहीं थी, तो ये भी याद रखिएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। पहला है अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। दूसरा है अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। तीसरा है भुइया लोगों की पुरानी
राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। और चौथा है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। तो अहोम असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में एक मध्ययुगीन साम्राज्य था और यह लगभग 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए जाना जाता है। तो इसमें बताना है कि अहोम के विषय में जो तथ्य सही नहीं है, कौन सा तथ्य नहीं है वह बताना है। तो इसमें पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। ये गलत है क्योंकि पाइक जो थे ये सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। तो पहला ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया था। नहीं का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हैगियोग्राफी संबंधित है। पहला है संत के जीवनी लेखन से, दूसरा है संत के आत्मकथा लेखन से, तीसरा है शासक के जीवनी लेखन से और चौथा है शासक के आत्मकथा लेखन से। तो हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? पहला विकल्प है सवाना, दूसरा है स्टेपी, तीसरा है डाउन और चौथा है पंपास। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछा गया है तो सवाना पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और स्टेपी, डाउन और पंपास ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए लिखा हुआ है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो खाद्य सुरक्षा के विषय में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है और खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। ए और बी दोनों ही सही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता? यहाँ पे नहीं और है तो ध्यान रखिएगा। नहीं जो है यहाँ पर पीडीएफ थोड़ी तिरछी है तो नहीं कट गया है। पहला विकल्प है पेट्रोलियम, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है जलाऊ लकड़ी और चौथा है कोयला। तो जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं? लाखों साल पहले जीवित जीवों के मृत अवशेषों से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी क्या है? ये जीवाश्मी ईंधन है। लेकिन जलाऊ लकड़ी जीवाश्मी ईंधन नहीं है तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प नहीं है पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? पहला विकल्प है सुनामी, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है ज्वार भाटा और चौथा है भूकंप। तो केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है सुनामी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये लहरें जो अक्सर दूर के तटों को प्रभावित करती हैं, झील या समुद्र से पानी के तेजी से विस्थापन या तो भूकंपीय गतिविधि, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट या बड़े उल्कापिंड प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। समुद्री जल एक हिंसक गति के साथ विस्थापित हो जाता है, अंततः विनाशकारी शक्ति के साथ भूमि पर पड़ता है। तो ये तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश करती हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी वे वेवर या छिद्र होते हैं जहां लावा, टेफ्रा और भाप पृथ्वी की सतह पर फूटती है। ज्वार भाटा क्या है? तो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए बलों की प्रतिक्रियाओं में महासागरों के माध्यम से
ज्वार बहुत लंबी अवधि की तरंगें हैं। और भूकंप, तो भूकंप यानी कि पृथ्वी का हिलना। तो इन सब के बारे में इतनी जानकारी आवश्यक है, इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। पहला विकल्प है सिलिका एवं लोहे से, दूसरा है निकल एवं एल्यूमिना से, तीसरा है सिलिका एवं एल्यूमिना से और चौथा है निकल एवं लोहे से। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत पूछी गई है, तो ये बनी है निकेल और लोहे से। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वी को चार मुख्य परतों, बाहर की तरफ ठोस परत, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? पहला है विसर्प यानी कि घुमाव जिसे कहते हैं, दूसरा है चाप झील, तीसरा है जलप्रपात और चौथा है बाढ़कृत मैदान। तो पूछा गया है कौन सी एक नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, तो बाढ़कृत मैदान। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 6 या इससे अधिक, दूसरा है 7 या इससे अधिक, तीसरा है 2 और चौथा है 5 से अधिक। तो रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 5 से अधिक पर। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ? पहला है भित्ति कला, दूसरा है तैल चित्र, तीसरा है परिप्रेक्ष्य विधि और चौथा है लघु चित्र। तो औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ किस एक का चलन प्रारंभ हुआ? तो वे है तैल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। पहला है बौद्ध मठ, दूसरा है शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, तीसरा है कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों का फाल और चौथा है धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। तो लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संग। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कपड़े का निर्माण महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई जैसे प्रसिद्ध केंद्र थे। इन केंद्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों को काम मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए लिखा है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दूसरा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अब इसमें बताना है कौन से सही है। तो जो पांडुलिपियां थी ये प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये सही है। ताड़ के पत्तों को पन्नों में काट दिया जाता था और पुस्तकों को बनाने के लिए एक साथ बांधा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, ये भी सही है। और ये शिलालेख किस लिए बनवाए जाते थे? ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो ए और बी दोनों ही सही है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? पहला है फारसी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अरबी और चौथा है उर्दू। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में जो प्रशासनिक भाषा थी वह थी फारसी।
पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। पहला है वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। दूसरा है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। तीसरा है बौद्ध विद्वान और चौथा है बुद्ध की प्रतिमाएं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी और इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कौन थे। तो वे लोग थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, यानी जिन्हें प्रबोध प्राप्त हो गया था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। पहला है उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा है उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। तो चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्त नहीं है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच। यानी कि चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा क्या थी, 35 वर्ष से 70 वर्ष के बीच। बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि। पहला है इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। दूसरा है इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। तीसरा है इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। और चौथा है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। तो रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। पहला है अथर्ववेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है धर्मशास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। पहला विकल्प है मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित होते थे। दूसरा है गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। तीसरा है वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। और चौथा है वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। तो गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। पहला है स्टेपी, दूसरा है पंपास, तीसरा है वेल्ड्स और चौथा है प्रेयरी। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, तो वह है प्रेयरी। यह समतल मंद ढाल या पहाड़ी भूमि का क्षेत्र है। अधिकांश भाग के लिए प्रेयरी वृक्ष विहीन है, लेकिन निचले मैदानों के पास नदी घाटियों के किनारे वन प्रदेश पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास मुख्य रूप से पाई जाती है और यह वास्तव में घास का समुद्र है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। पहला है पिसीकल्चर, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है सेरिकल्चर और चौथा है विटीकल्चर। तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है पिसीकल्चर यानी कि मछली पालन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हॉर्टिकल्चर है
उद्यान की खेती और प्रबंधन की कला या अभ्यास। सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को बागवानी भी कहते हैं हिंदी में, ये भी याद रखिए। सेरीकल्चर यानी कि रेशम पालन, तो रेशम का उत्पादन और इस उद्देश्य के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, तो ये रेशम पालन कहलाता है। और विटीकल्चर क्या है, तो ये अंगूर की खेती है। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है। पहला है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, और चौथा है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो जल डमरू मध्य पानी का एक संकीर्ण मार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। और इसका नाम मशहूर एक्सप्लोरर विटस बेरिंग के नाम पर रखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है। पहला है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। दूसरा विकल्प दिया गया है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तीसरा है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। और चौथा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। पहला है प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, दूसरा है पक्षपातपूर्ण, तीसरा है तटस्थ और संवेदनशील, और चौथा है मुश्किल। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि। पहला विकल्प है इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, दूसरा है वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं, तीसरा है यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है, और चौथा है विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। तो लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है, यह दिखाने के लिए क्या दिखाने के लिए कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। परियोजनाएं क्या है यानी कि प्रोजेक्ट। तो परियोजनाएं एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों के एक समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य की एक श्रृंखला को संदर्भित करती हैं। परियोजनाएं उद्देश्य उन्मुख हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। पहला है ग्रेड का निर्धारण करना, दूसरा है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, और चौथा है विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण। तो योगात्मक आकलन के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी के लिए योगात्मक आकलन अनुचित है, जिसे आमतौर पर अधिगम का आकलन कहा जाता है। अब इसमें यही तो पूछा गया है कि संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से अनुपयुक्त है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करने के लिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आकलन अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वृत्त आरेख के लिए उपयोगी है।
किसके लिए उपयोगी है ये पूछा गया है। पहला है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, दूसरा है विभिन्न मात्राओं की तुलना, तीसरा है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना और चौथा है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। तो वृत्त आरेख यानी पाई ग्राफ जिसे कहते हैं, तो ये समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने हेतु उपयोगी है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये शिक्षण सहायक सामग्री है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई? पहला विकल्प है दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। तीसरा है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना और चौथा है यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई है। तो यह रणनीति क्यों अपनाई गई? क्योंकि यह विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित कर सके। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपर्युक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? पहला है इतिहास के संदर्भ में कल्पना, दूसरा है स्रोतों का महत्व, तीसरा है संस्कृति का सम्मान और चौथा है साहित्य का महत्व। तो प्रश्न में क्या कहा गया कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? तो इतिहास के संदर्भ में कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप किसान हैं अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के। तो इतिहास के संदर्भ में कल्पना करना पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पहला है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, दूसरा है बहुलवाद को समझना, तीसरा है पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना और चौथा है संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं? पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि का सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? पहला है सत्र के अंत में, दूसरा है नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान और चौथा है इकाई के अंत में। तो रचनात्मक मूल्यांकन को किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की प्रगति की निगरानी को संदर्भित करता है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? पहला है मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके, दूसरा है उनकी बातों पर ध्यान न देकर क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, तीसरा है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके और चौथा है संविधान के आमुख को प्रदान करके। तो कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पक्षपात, पूर्वाग्रह और भेदभाव क्या है, इनके बारे में भी जान लीजिए। पक्षपात क्या है? यह सीखने वालों को उनकी क्षमता और कौशल के आधार पर विभेदित करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। भेदभाव क्या है?
यह शिक्षार्थियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर गलत तरीके से व्यवहार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। और पूर्वाग्रह क्या है, तो यह शिक्षार्थियों के एक विशिष्ट समूह के लिए एक अनुचित राय या नकारात्मक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही हैं, आपके विचार से बा को क्या करना चाहिए? पहला है विभिन्न कला विधियों में समानताओं व तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। दूसरा है विभिन्न शासकों के व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालना। तीसरा है अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। तो याद करने वाला पहले ही काट दीजिए। यदि प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है तो याद करने वाला उत्तर कभी नहीं होगा। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक अभी पढ़ा रही हैं, आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न कला काला अवधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला है समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना। दूसरा है बच्चों को श्रेणियों में बांटना। तीसरा है प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। और चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। पहला है व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में। दूसरा है इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में। तीसरा है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। और चौथा है एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में किस प्रकार उपयोगी हैं? एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फिल्में उन कहानियों को संदर्भित करती हैं जो चित्रों और ध्वनियों दोनों के संयुक्त प्रभाव द्वारा बनाई गई हैं। फिल्मों का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में किया जाता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? पहला है याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में। दूसरा है आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। तीसरा है ज्ञान के भंडार के रूप में। और चौथा है अंतिम वक्तव्य के रूप में। तो याद करने वाला आप पहले ही काट दीजिए। 3 विकल्प बचते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो आगामी यानी आगे की जांच हेतु मार्ग के रूप में, यानी आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारियों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? पहला है उत्तराखंड। दूसरा है छत्तीसगढ़। तीसरा है झारखंड। और चौथा है मध्य प्रदेश। तो तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी यानी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया? पहला है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। तीसरा है गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। और चौथा है गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसमें पूछा गया था कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है विधानसभा के सदस्य। पहला विकल्प है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और चौथा है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। पहला है चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। दूसरा है राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी। तीसरा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। और चौथा है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। तो गठबंधन सरकार से अभिप्राय पूछा गया है। तो एक गठबंधन सरकार एक प्रकार की सरकार है जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सरकार चलाने और नीति कार्यक्रम पर सहमत होने के लिए संसद या विधानसभा में शामिल होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। पहला है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। दूसरा है राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। तीसरा है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। और चौथा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। पहला है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। दूसरा है सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। और चौथा है याद करने को प्रोत्साहित करना। तो याद करने वाला तो उत्तर होगा ही नहीं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे पहला है अवधारणा में नए आयाम को जोड़ते हैं। दूसरा है विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाते हैं। और चौथा है अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि ये अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन में यानी केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। पहला है आंदोलन के समाधान। दूसरा है आंदोलन की पृष्ठभूमि। तीसरा है आंदोलन के उद्देश्य। और चौथा है आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र। तो केस स्टडी एक शोध दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसका उपयोग आमतौर पर सामाजिक विज्ञान में बुनियादी सिद्धांतों के कारणों का पता लगाने के लिए, किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय या घटना की जांच और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अब इसमें जो आवश्यक नहीं है वह है आंदोलन के समाधान। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि यह केवल शिक्षार्थियों को समाधान के बारे में जागरूक करेगा जो अन्य उल्लिखित तत्वों की तुलना में चर्चा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए इनके बारे में जान लीजिए। आंदोलन की पृष्ठभूमि शिक्षार्थियों को अपने वास्तविक संदर्भ में आंदोलन का विश्लेषण करने में मदद करता है। आंदोलन के उद्देश्य यह शिक्षार्थियों को वास्तविक उद्देश्यों के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। और आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र यह शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए विचारों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? पहला है संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। दूसरा है मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग। तीसरा है जनसंख्या का वितरण। और चौथा है भौतिक संसाधनों का महत्व। तो संसाधन किसी भी चीज को संदर्भित करते हैं जिसका उपयोग किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अब इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। मानव संसाधन उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्पादकता में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहला है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ये ग्राम पंचायत का कार्य है, ये सही हो जाता है।
गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है, ये भी सही है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। और चौथा लिखा है ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। जो पंचायत सचिव होता है एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा पंचायत गतिविधियों की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इस हाथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी यानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता? पहला है जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, दूसरा है दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तीसरा है तलाक का केस फाइल करना और चौथा है बच्चों को रखने का दावा करना। तो दीवानी कानून के दायरे में जो नहीं आता है वह हमें बताना है। तो दीवानी कानून क्या है? तो यह व्यक्तियों के अधिकारों को होने वाले किसी भी नुकसान या चोट से संबंधित है। उदाहरण के लिए भूमि की बिक्री से संबंधित विवाद, माल की खरीद, किराया मामले, तलाक के मामले, तो ये सभी दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। इसमें नहीं है पूछा गया था, तो दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा, दहेज के लिए महिला को परेशान करना। तो दहेज के लिए महिला को परेशान करना ये आपराधिक कानून के अंतर्गत आता है। आपराधिक कानून क्या है? यह आचरण या कृत्यों से संबंधित है, जैसे चोरी, महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, हत्या। तो ये सब भी साथ में याद रखिएगा, और आपराधिक कानून और दीवानी कानून में अंतर भी याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? पहला है न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार है। दूसरा है न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। तीसरा है न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और चौथा है यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसमें न्यायपालिका के संबंध में जो गलत है वह हमें बताना है। तो जो कथन गलत है वह है दूसरा विकल्प, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। तो ये गलत है और गलत ही पूछा गया था, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। न्यायिक प्रणाली जो होती है नागरिकों और सरकार के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। तो साथ में ये याद रखिएगा, इसमें गलत पूछा गया था इसलिए दूसरा विकल्प उत्तर है, बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं न्यायपालिका के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत। पहला विकल्प है केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अधिकार दिया गया है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है तो वह अदालत जा सकते हैं। दूसरा है सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ है। तीसरा है यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। और चौथा है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया गया है यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तो वे अदालत जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को मानता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के अधिकार के प्रावधान है और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। अब इसमें पूछा गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत जा सकता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। पहला है सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। दूसरा है अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। तीसरा है अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए। और चौथा है अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला है, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। दूसरा है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तीसरा है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और चौथा है, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब संसद के मामले में जो सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है, वह बताना है। तो पहला विकल्प लिखा है कि वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि संसद की वित्तीय शक्तियों में सरकार को अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संसाधनों का अनुदान शामिल है और वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें लिखा है नहीं होती, तो इसीलिए ये गलत है और गलत ही पूछा गया था। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, ये सही है। इस समय के दौरान सदस्य प्रश्न पूछता है और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। और भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। और हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये तीनों ही सही लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। पहला है, विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना। दूसरा है, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। तीसरा है, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। और चौथा है, केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? पहला है, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। दूसरा है, प्रत्येक पाठ का सारांश, संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे। तीसरा है, प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे और रटकर सीखने पर बल देंगे। तो रटकर सीखना पहले ही काट दीजिए, 3 विकल्प बचते हैं क्योंकि यदि प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है तो रटने वाला विकल्प कभी भी सही नहीं होगा। और यदि नकारात्मक प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नकारात्मकता दर्शा रहा है, तो उसमें रटने वाला सही होगा, हो सकता है। ये प्रश्न पर निर्भर करता है। आप हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है तो रटने वाला पहले ही काट दीजिए। अब इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? तो विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण की सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को संदर्भित करती है। यह विषय वस्तु को सार्थक और तार्किक तरीके से व्यवस्थित करता है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। तो ये पेपर था फरवरी 2015 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो ईवीएस की वीडियो भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू की सीरीज कंप्लीट होने वाली है ईवीएस की और जल्द ही मैं ईवीएस की एनसीईआरटी बेस्ड क्लास शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।